अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको इस लैब के जानने से खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो ईसा लैब के ऊपर हम लोगों ने रखा है प्रोग्राम अपना। और जितने भी ईसा लैब अपने जो है वो लोगों को सर्विसेज दे रहा है, जितने भी पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है, उसके हवाले से आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं वो भी इंतहाई जो है वो काबिल इज्जत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं ईसा लैब के बारे में। मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा ईसा ज़ैदी। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर फ़रा ईसा है और मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में। मेरी स्पेशलिटी जो है वो रेडियोलॉजी है। इसके अलावा आई एम वन ऑफ द ओनर्स एंड फाउंडर्स ऑफ डॉक्टर फ़रा ईसा अकेडमी, जो कि एक हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है स्पेशली फोकस्ड ऑन वुमेन। जी। और इसके अलावा ये कि ओपन कराची जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग का, एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स का, उसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। ऑलराइट डॉक्टर, ये सुनने में आया था कि पिछले कुछ टाइम में आप पाकिस्तान से बाहर मूव हो गई थी। काफ़ी साल मैं बाहर रही हूँ, तकरीबन 18 साल। Alright. तो मैं यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करके बेसिकली डाउ मेडिकल से मैंने ग्रेजुएट किया था 1998 में। सही। तो आई वेंट टू टोरंटो और फिर वहाँ से मैंने अपनी बाकी तालीम मुकम्मल करने के बाद रेडियोलॉजी, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी होती है, उसमें मैंने स्पेशलाइज़ किया। Alright. और अल्ट्रासाउंड और उसमें महारत हासिल की। और फिर उसके बाद मैंने बहुत अरसे टोरंटो में काम किया। सही। और फिर गुज़िश्ता 5 साल मैंने फिर सऊदी अरेबिया में भी काम किया। वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पे काम किया, और वहाँ पे मैंने तकरीबन 500 से ज़्यादा सऊदी स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया। सही। डॉक्टर, ये एक वाज़े चेंज देखने में आया है जब आप पाकिस्तान मूव दोबारा हुई हैं, तो ईसा लैब के जो सर्विसेज हैं, ईसा लैब के जो जितने भी उनके टेस्ट हैं, पैकेजेस हैं, और ईसा लैब के जितने भी सर्विसेज हैं, उनमें एक जो है वो वाज़े तौर पे चेंज जो है वो नज़र आया है। उसके क्या रीज़न्स हैं? उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं तो उनका विजन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये क्रेडिट शायद सिर्फ मैं खुद नहीं ले सकती, डॉक्टर फरहान ईसा जो CEO हैं, मेरे ब्रदर हैं, एल्डेस्ट ब्रदर, तो वो उनका ज़्यादा इनपुट रहा है इसमें। और ये कि हम लोगों ने मिल के जो है वो लैब्स को रिफॉर्म किया है, और उसकी सारी डेकोर से लेके सारी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो मेरे एंड से होती है, ट्रेनिंग्स हम लोगों ने चेंज की। और क्योंकि मैं बाहर से आ रही थी और बाहर से ट्रेन थी, तो मेरे एजुकेशन में और यहाँ की जो एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस है, गैप लग रहा था। प्रोटोकॉल्स वगैरह जैसे होते हैं और स्टैंडर्डाइज, आपको पता है बाहर हर चीज़ होती है। तो उसमें फिर मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू करी आहिस्ता आहिस्ता। तो सारी अपनी डॉक्टर्स को ट्रेन किया, और टेस्ट वगैरह और ऐड हुए, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमारी और बढ़ी माशाल्लाह। तो आई थिंक जब से मैं आई हूँ तो बहुत डिफरेंस आया है ईसा लैब में फॉर श्योर। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। और जो लोग ईसा लैब को जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी जितने भी टेस्ट वगैरह है, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है यकीनन। औरतें आई थिंक जब लाती हैं चेंजेस तो ज़्यादा अच्छा फील होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब तक पूरे पाकिस्तान में जो है वो ईसा लैब के कितने ब्रांचेस और किस किस शहर में जो है वो खुल चुकी हैं? ईसा लैब अब जो है वो एक्चुअली नेशन वाइड एक्सपेंशन में है। और एक्सपेंशन से मुराद ये कि अभी हमारी 50+ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये कि हर हफ्ते ही हमारी एक ब्रांच की इनकाद हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मेजर सिटीज़ के अलावा ये कि इंटीरियर सिंध में भी हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हैदराबाद से लेके मीरपुर ख़ास, टंडो आदम, आगे आगे तक जा रही हैं। इसके अलावा पेशावर, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद तो हैं ही, मुल्तान, तो ये सारी ब्रांचेस हमारी खुल रही हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम फैसिलिटेट कर सकें, जहाँ जहाँ डिमांड आती है, तो हम वहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोल सकें ताकि पेशेंट्स को इकोनॉमिकल रेट्स पे हम जो है वो फ़ायदा दे सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर, आप ये बताइएगा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में और अल्ट्रासाउंड में इस वक्त आपके पास ओवरऑल कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं?
हमारे पास माशाल्लाह से इस वक्त सिर्फ अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में, नॉट मेंशनिंग एनी अदर डिपार्टमेंट, वी हैव ओवर 100 पोर्टफोलियो ऑफ 100+ डॉक्टर्स। इसमें FCPS बाहर के ग्रेजुएट्स जैसे मैं खुद हूँ, और इसके अलावा ये कि और भी लोग हैं जिन्होंने इंग्लैंड से इम्तहानात दिए हुए हैं, पाकिस्तान से भी क्वालिफाई किया हुआ है, इंग्लैंड से भी क्वालिफाई किया हुआ है, और ये कि हमारे लोकली ट्रेंड डॉक्टर्स FCPS वगैरह और सोनोलॉजिस्ट अवेलेबल रहती है। सही। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनका सुबह से लेकर रात तक राउंड द क्लॉक वी आर वर्किंग, और शिफ्ट्स में हम लोग काम करते हैं। तो पोर्टफोलियो हमारा डॉक्टर्स का माशाल्लाह काफ़ी ह्यूज है, और इनकी ट्रेनिंग भी मैं खुद ही देती हूँ। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन आप खुद करती हैं और आप अपनी ज़ेरे निगरानी जो है वो डॉक्टर्स को आगे जो है वो ट्रेन करती है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑनर्स में शामिल होती हैं और आप खुद अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही हैं। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूँ तो प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड्स यूजुअली डॉक्टर प्रेफर करते हैं और बार बार अल्ट्रासाउंड्स का कहा जाता है, तो वो क्यों ज़रूरी होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने पलवशा, बिकॉज ये लोगों को आइडिया नहीं होता, स्पेशली जो हमारी माएँ हैं और स्पेशली फर्स्ट टाइम जो मदर्स होती हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि क्यों करवा रहा है डॉक्टर के पास, बार बार क्यों भेज रहे हैं। तो इस हवाले से ये कि प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड की शुरू से जो तशखीस है, यानी कि आया आप प्रेग्नेंट है नहीं है, हमल हो गया है, और अगर हमल हो गया है तो सही है कि नहीं है, ज़ाहिर शुरू से शुरू होता है ये, और फिर शुरू में ये बताते हैं ज़ाहिर है कि ड्यू डेट आपकी क्या है, अगर हमल सही से है, बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो गया, और फिर उसके बाद सीरियल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा सही से ग्रो कर रहा है, नौजुबिल्ला उसमें कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, आपको पता है डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। और फिर उसके बाद बच्चे की सर से लेके पाँव तक की तशखीस की जाती है, आंखों के लेंस के अंदर तक चेक किया जाता है कि बच्चा आया नॉर्मल है कि नहीं है, जिससे कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ अगर हैं या कार्डियक डिफेक्ट्स हैं बच्चे के, तो पहली माँ पेरेंट्स को या फैमिली को पता चल जाए, ताकि जो भी उसके बाद उन्होंने डिसीजन लेना है उसकी हेल्थ के हवाले से डिलीवरी के बाद या जो भी, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन ले जी। फिर उसके बाद एंड में तो बच्चों के जो माँ के स्कैन्स होते हैं डिलीवरी तक के देखने के लिए बच्चा सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वज़न उसका सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर ज़ाहिर वज़न बच्चे का नहीं बढ़े या किसी माँ की कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है माँ का, तो वो जानलेवा माँ के लिए भी साबित हो सकता है और बच्चे के लिए भी है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो सीरियल अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करते हैं और करवाने चाहिए हैं, ठीक लाजमन। ठीक। और नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, और मज़ीद सवाल जो बचे हैं वो ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से हम लोग शामिल करेंगे अपने सवालात जो कि हम लोग आज डॉक्टर फराह ईसा से पूछ रहे हैं, और वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन उनसे प्रेगनेंसी के हवाले से सवाल उनसे पूछा था कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है। मैं एक बार चाहूँगी कि वो इसका एक बार फिर से आंसर कर दें। जी डॉक्टर। शुरू से प्रेगनेंसी को देखना कि वो नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है बहुत ज़रूरी होता है। तो डे 1 से जब औरत को पता चलता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड का करवाया जाता है जस्ट टू चेक कि बच्चा जो है वो आया है कितना बड़ा, ड्यू डेट क्या है, और आया बच्चे का दिल जो है वो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा जी। तो जब बच्चे का दिल धड़कना शुरू नज़र आ जाता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो गई, यानी कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का इनकाद हो गया। उसके बाद जो हम सीरियल वाइज टेस्ट करते हैं, यानी कि पहला टेस्ट जो है वो 11वें हफ्ते में होता है, उसमें जो सर के पीछे यानी कि रीढ़ के पीछे की जो हड्डी है वो चेक की जाती है, इससे पता चलता है डाउन सिंड्रोम तो नहीं है कहीं बच्चे को। तो जाहिर है आपको पता है डाउन सिंड्रोम के साथ बहुत ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन और बहुत सारे और इश्यूज़ का ताल्लुक होता है, तो पेरेंट्स को अवेयर करना या उनको अपनी उसके फैसला करने में आसानी होती है। उसके बाद फिर जो हमारे पास आगे के स्कैन्स होते हैं, यानी कि 18 से 20 हफ्ते में ऐसा स्कैन किया जाता है जो सर से पाँव तक बच्चे का मुआयना करता है, देखता है कि आया हर ऑर्गन, हर आज़ा, इवन हाथ के फिंगर्स और आंखें वगैरह, कान वान सब नॉर्मल हैं कि नहीं है।
और फिर उसके बाद जो स्कैन्स होते हैं उसमें ये कि ग्रोथ देखी जाती है कि आया कि ग्रोथ सही हो रही है कि बच्चे की या नहीं, या कोई नशनुमा का मसला है, या वजन नहीं बढ़ा बच्चे का, या कोई और एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो एंड तक वो करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसमें ज़ाहिर है अगर मदर को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ वगैरह हो तो ज़्यादा उसकी केयरफुल मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं माँ को भी और बच्चे को भी, जान भी का भी ख़तरा हो जाता है अगर नॉर्मल नहीं है प्रेगनेंसी। तो ठीक, जिस तरह डॉक्टर अभी आपने बात की कि जो है स्कैन्स लास्ट तक जो है वो किए जाते हैं और उसमें बच्चे की जो प्रॉपर ग्रोथ का पता चल रहा होता है, और इवन आपने बताया कि उसकी हाथ की फिंगर्स तक को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है कि आया वो ठीक है या नहीं। अगर ग्रोथ प्रॉपर ना हो तो उस सूरत में क्या कोई दवाई वगैरह, कोई मेडिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से जो है वो ग्रोथ दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो जाती है, या इसका कोई क्या इसका जो है वो सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है? इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। शुरू में जब बच्चे का साइज ग्रो नहीं कर रहा होता अर्ली ऑन द प्रेगनेंसी, यानी कि मतलब तकरीबन 20 हफ्ते से पहले, तो इसमें कोई क्रोमोसोमल यानी कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है बच्चे में। उसके बाद जब ग्रोथ नहीं होती तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा यानी कि वो अज़ा जो बच्चे को नशोनुमा प्रोवाइड करता है उसमें कोई प्रॉब्लम, यानी कि मदर की तरफ से कुछ हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या कोई ऐसी बीमारी बच्चे को है जो जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर रहा। क्योंकि ग्रो ना करना एक ऐसी अलामत है जिससे पता चलता है कि बच्चे में या तो नशोनुमा सीधी नहीं पहुंच रही, और ये कि बहुत सारी माओं को खाना नहीं मिलता बहुत सारी जगहों पे, तो उनके बच्चे ज़ाहिर है फिर सही से ग्रो नहीं करते। तो ये सारी ज़रूरी है, क्योंकि एट बर्थ जो है वो बच्चे का 6 पाउंड तक होना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल डिलीवरी और बच्चे का सर्वाइव करना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें तकरीबन 20% बच्चे जो अंडर वेट होते हैं, जो डिलीवर होते हैं बेबीज़, उनकी डेथ के या ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ना पहुंचने में फेफड़ों में और मतलब बॉडी को सफ़र करने में काफ़ी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़ाहिर है फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है फिर। ठीक, डॉक्टर अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से बात की जाए, उसके हवाले से कौन सा सबसे बेस्ट टेस्ट है और ऐसे कौन से रूटीन वाइज जो टेस्ट हैं जो हम लोगों को मंथली या फिर कुछ मंथ्स में जो है वो डॉक्टर रेफर करते हैं अपने पेशेंट्स को करवाने चाहिए, ऐसे कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहले तो ये कि जो रेडियोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इजी हैं और रेडिएशन फ्री हैं। अब इसमें सबसे पहले तो एक्सरे आता है। एक्सरे रेडिएशन होती है और एक्सरे तो ज़ाहिर बंदा उस वक्त कराता है जैसे कोरोना के ज़माने में एक्सरे चेस्ट बहुत हो रहा था और ट्यूबरकुलोसिस हो गई और ये चीज़ें। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो वो तो रेगुलर उनको डॉक्टर रेकमेंड करता है कि एक्सरे चलता रहे उनका। दूसरा ये कि MRI होता है। MRI में कोई रेडिएशन नहीं होती। MRI जो है तस्वीरें निकालता है सर से पाँव तक बॉडी की, और स्पेशली जो फाइन आपकी मसल्स टेंडन्स वगैरह हैं उसकी बहुत अच्छी, और ब्रेन की बहुत अच्छी तस्वीरें निकालता है। और रही बात पर CT स्कैन की, जो भी इस लैब में मौजूद है, CT स्कैन में कोई कैंसर फैल गया या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो जिसका समझ नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड पे, उसके लिए CT स्कैन होता है। CT स्कैन में भी रेडिएशन होती है। सबसे आसान जो टेस्ट करना, और मैं समझती हूँ हर एक को साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका ये अल्ट्रासाउंड आपका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पूरी बॉडी का चेक किया जाता है कि आपका लिवर ठीक है, जिगर आपका सही काम कर रहा है, साइज तो बढ़ा हुआ नहीं है, फैटी तो नहीं हो गया, और गॉल ब्लैडर में पथरी तो नहीं है, किडनी में स्टोन्स तो नहीं है, ठीक है, मसाने में कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, और आपकी आंतें सही हैं, आपके जितने गुद्दूद हैं। तो ये सारे चेक करने आई थिंक साल में एक दफ़ा ज़रूरी है करवाना, और हर एक को चाहिए, क्योंकि हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान में कि हम प्रिवेंटेटिव मेडिसिन के ऊपर नहीं जाते। हम जब हम बीमार हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, पानी नहीं पीते हैं हम वगैरह, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन हमें चाहिए कि हम पहले से ही हर साल अपना एक दफ़ा चेकअप पूरा कराएं, जिसमें पूरा आपके सारे ऑर्गन्स चेक हों, और आपकी स्पेशली छाती का भी औरतों के लिए जो 40 से ऊपर की औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको ज़रूरी है कि वो छाती का मेमोग्राम ज़रूर करवाएं और अपना चेकअप ज़रूर करें। बिल्कुल डॉक्टर, अभी जैसे आपने बात की कि 40 से ऊपर की ख़वातीन को चाहिए कि वो आजकल क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और मैं आपसे इससे रिलेटेड भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ख़वातीन में, और इवन अब तो टीनेजर्स में भी पाया जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या बनती हैं बेसिकली?
ब्रेस्ट कैंसर की तो आजकल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पलवशा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट अब होता जा रहा है। स्पेशली इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो मतलब मिलावट है उसमें बहुत ज़्यादा, आपको पता है पेस्टिसाइड उसमें है, उसमें मॉडिफाइड है वो हमारा खाना। और इसके अलावा ये कि जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एडिटिव्स, तो उससे हमारी बॉडीज चेंज हो रही हैं। और फिर पोल्यूशन, पोल्यूशन, हमारा पानी का साफ ना होना, उससे भी हमारी बॉडीज चेंज हो रही हैं। और दूध, आपको पता है दूध में भी हार्मोन्स होते हैं, बिल्कुल। तो इसी वजह से और जेनेटिक, इसके ब्रेस्ट कैंसर के जेनेटिक भी कॉजेज होते हैं। ज़ाहिर है जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो उनकी फैमिली में बढ़ जाते हैं, स्पेशली फीमेल साइड में अगर हो चुका होता है। तो इसको सिर्फ बचने के लिए इससे आप बस ये आपका है कि फिजिकली आप एक्टिव रहें और हेल्दी डाइट लें, और ये कि अपने आप को चेकअप करते रहें, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें हर महीने। सही। और ये सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली साइकिल के 5 दिन बाद, आपको ख़त्म होने के 5 दिन बाद करना चाहिए। और जो 40 साल के ऊपर की औरतें हैं उनको अपना ब्रेस्ट मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ताकि कोई गिल्टी वगैरह अगर हो तो पहले ही पता चल जाए। सही। डॉक्टर, अगर इनिशियल स्टेजेस पे जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोस नहीं हो पाता और आपको पता नहीं चलता, और सेकंड थर्ड स्टेज पे अगर इन केस वो डायग्नोस होता है और आप इसका ट्रीटमेंट भी करवा लें और सब लाइक नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद भी क्या चांसेस हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर दोबारा आपकी बॉडी में दोबारा से जनरेट हो जाए? बिल्कुल चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वो एरिया सिर्फ निकाल देती हैं जिसमें कैंसर होता है, पूरा नहीं निकलवाती। और ये कि जिन लोगों को एक दफ़ा कैंसर हो चुका है तो वो उनके चांसेस ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं फिर दोबारा कैंसर होने का, और कहीं और भी हो सकता है कैंसर फैला हुआ भी हो सकता है जब फाइंड आउट करें वो। तो एक तो दूसरी छाती पे में कैंसर होने, तो लोग कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि आप दोनों ही निकाल दें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर फैल गया है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होगी, लेकिन चांसेस आप सही कह रही हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर एक दफ़ा आपको हो गया है कैंसर। ठीक ठीक डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बात की, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बात नहीं की जाती, जबकि ख़वातीन को इनके बारे में बात करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सा फील हो रहा है अपनी बॉडी में, तो आपको पहली फुर्सत में जाके अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और उनसे अपने कंसर्न्स डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि यूजुअली शर्म में लोग ये नहीं करते और वो उनका जो भी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में डिवेलप हो रहा होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है। डॉक्टर, अगर दोबारा ईसा लैब के हवाले से बात की जाए तो क्या ईसा लैब में जो है ये ब्रेस्ट कैंसर का स्पेसिफिकली कोई टेस्ट मौजूद है, या फिर ईसा लैब का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? इसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तो मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है पूरी दुनिया में, तो मैमोग्राम भी अवेलेबल है हमारे पास और अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है। लोग थोड़ा घबराते हैं मैमोग्राम से क्योंकि मैमोग्राम थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन ये कि अल्ट्रासाउंड आप आराम से जाके करवा सकते हैं। सारी फीमेल डॉक्टर्स ईसा लैब में बैठी हुई हैं तो आपको कंफर्टेबल भी मिलेगा, और ये ऐसा नहीं होगा आपको कि आपको क्योंकि शाइनेस तो होती है थोड़ी सी, जब फीमेल्स होंगी तो दे विल टेक केयर ऑफ यू और आपको बहुत अच्छे से देखती हैं। ईसा लैब का फ्यूचर हम लोग का प्लान ये है कि हम ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर हमारे ये प्लान्स हैं, और इवन फॉर द अकेडमी, डॉक्टर फरीसा अकेडमी जो है उनका, उसका भी ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है। और इसके अलावा ये कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, और हमारे, आपको पता है हर जगह कैंप्स वगैरह होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो किसी एरिया का नेबरहुड हो या पुअर सोसाइटी हो, वहाँ पे हम पहुँचते हैं और हम इनके फ्री जो बेसिक जो टेस्ट हैं, जैसे शुगर का टेस्ट हो गया या हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि एनीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्पेशली फीमेल्स में, और पता भी नहीं होता कि उनका हीमोग्लोबिन कम है, तो वो बेचारी फिर बड़ा सफ़र करती हैं और हर वक्त थकी थकी रहती हैं इसकी वजह से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ये बड़ा फैसिलिटेट करें, तो आइंदा भी हमारे फ्यूचर में भी हम यही कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारे प्लान में जो है वो एक वुमेन्स इमेजिंग सेंटर का है इंशाल्लाह ताला, तो स्पेशली डेडिकेटेड टू द फीमेल्स, तो इंशाल्लाह उसका इनेकाद अनकरीब होने वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि इसका इनेकाद अनकरीब होने वाला है, और मुझे लिटरली सुन के बहुत खुशी हुई है कि फीमेल्स के लिए आप लोग इतने अच्छे अच्छे इकदाम कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए जो है वो कैंप्स लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर, अगर अवेयरनेस प्रोवाइड करने के हवाले से मैं बात करूँ तो अब तक आपने जिस तरह बात की कि हम लोग जो है काफ़ी सारे इंटीरियर साइड पर भी हम लोग कैंप लगा चुके हैं, ईसा लैब जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी जगह पर जो
है वो लोगों को कैंप उनके लिए लगा चुका है। तो अब तक ऐसे पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग कैंप्स लगा चुके हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे फर्दर आप सोच रहे हैं? एक्चुअली कैंप्स तो हम हर जगह लगाते हैं, कराची के अंदर भी जो पॉपुलेशन, आपको पता है कराची इतना फैला हुआ है, बिल्कुल। तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत होती है, चाहे वो हब में हो, चाहे वो मेट्रो के विल के एरिया में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, थर में हो, हर जगह हम लोग पहुँचे हुए होते हैं। सही। तो हमारे लिए कोई जगह अनएक्सेसिबल नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने, आपको होता है ना, जब डिसाइड करते हैं और विल होती है तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए आसानी कर देता है। बिल्कुल, बेशक। तो मुझे बहुत खुशी हुई लिटरली ये सुन के कि ईसा लैब जो है वो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को जो है बीमारियों से महफूज करने के लिए इतने इकदाम कर रहा है। ईसा लैब की जानिब से बहुत सारे पैकेजेस हैं, किसी भी किस्म के जो है वो आपको किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी आपकी बॉडी में फील हो रही है, आप जा सकते हैं ईसा लैब और जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब इकोनॉमिक रेट्स में ईसा लैब आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देगा। आज हमारे साथ डॉक्टर फरा ईसा मौजूद थी जिन्होंने ईसा लैब के जानिब से जो है रिप्रेजेंट किया और इतनी अच्छी आगाही हम लोगों को फराहम की। ईसा लैब अब कितने शहरों में पाकिस्तान के खुल चुका है और ग्लोबली इनका जो है मजीद क्या इनके आइडियाज़ प्लान्स हैं, उन्होंने हमें उस हवाले से बताया। मैं उनका स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।